नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट UGC नेट पेपर फर्स्ट की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 53 है। अगर आपने 30 में से 15 सही कर दिए तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी है पेपर फर्स्ट की। दोस्तों, अगर आपको पेपर फर्स्ट के नोट्स और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 4 टेस्ट डेली कराते हैं। 1 यूनिट जो है डेली कराते हैं हम। ग्रुप का चार्ज 100 रुपये है जुलाई तक, ठीक है। जुलाई तक एग्ज़ाम जब तक होगा, जब तक 100 रुपये चार्ज है कुल। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। हमारा बायोडाटा PhD इतिहास, 1 बार JRF और 4 बार नेट, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो ज्वाइन का बटन है उसको दबाकर आप 59 रुपये की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए हम आपको कुछ PDF देंगे 59 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद हम जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप जानते हैं दोस्तों, हम सवाल भी देते हैं और उसकी व्याख्या भी हम करते हैं, ठीक है। आपके सामने पहला सवाल है, आपको 5 सेकंड में उत्तर देना होगा। हर एक सवाल पर आपको उत्तर देना होगा अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है ALU का अर्थ है, ठीक है। दोस्तों, मैं सारे चारों ऑप्शन बोलूँगा क्योंकि हमारे चैनल को ब्लाइंड पर्सन भी देखते हैं, यानी कि जिनकी आँखों से जो अंधे व्यक्ति हैं वो भी देखते हैं, इसलिए मैं चारों ऑप्शन बोलता हूँ। आज भी मेरे एक बिहार से एक भाई थे, उन्होंने कॉल किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। तो ALU का अर्थ है कि अमेरिकन, पहला ऑप्शन जो है अमेरिकन लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन अल्टरनेट लोकल यूनिट, तीसरा ऑप्शन अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट या चौथा ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फ्रेंड्स, ALU का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी हम लेके आए हैं। व्याख्या है ALU कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली शब्दावली है जिसका अर्थ अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है। दूसरा सवाल आपके सामने है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन सिस्टम बोर्ड, तीसरा ऑप्शन डॉटर बोर्ड या चौथा ऑप्शन मदरबोर्ड। दोस्तों, व्यक्तिगत माने पर्सनल कंप्यूटर, PC बोलते हैं उसको, लैपटॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें एक सर्किट बोर्ड होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें फैन वगैरह होता है, रैम वगैरह लगी होती है, ठीक है, और उससे कनेक्ट, सब चीज़ उससे कनेक्ट होती है। उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, क्योंकि वही जो चिप है, वह सर्किट बोर्ड है, वह सभी कंप्यूटर का जो कंप्यूटर होता है पूरे कंप्यूटर की माता होती है, इसके लिए उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर सारे चिप्स लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। तीसरा सवाल है, कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन सॉफ्टवेयर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे वायरस के बारे में। अगर वायरस आपके कंप्यूटर में घुस गया तो आपके कंप्यूटर को विंडो वगैरह या फाइल वगैरह सबको क्रैक कर देगा और आपकी विंडो उड़ा देगा, आपका डाटा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दोबारा से उसमें विंडो डालनी पड़ेगी, फिर एंटीवायरस डालना पड़ेगा, ठीक है। वो दिक्कत करता है, बहुत सारी दिक्कत करता है वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। एक सॉफ्टवेयर होता है जो
कि आदमी मानव द्वारा ही विकसित किया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस सामान्यतः एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर प्रणाली को प्रभावित किया जाता है। कंप्यूटर वायरस के कारण सभी प्रोग्राम दुष्प्रभावित होते हैं। चौथा सवाल है एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है तो जैसे आपने कोई फाइल बनाई या कोई रिजल्ट बनाया, कुछ भी बनाया XYZ वर्ड ऑफिस में, तो वर्ड ऑफिस में जब उसको आप सेव करोगे तो जैसे आपने सेव किया कोई भी नाम, जैसे रिजल्ट है तो रिजल्ट नाम से सेव किया आपने। ठीक है, रिजल्ट नाम से सेव किया, तो जब वो सेव होगा तो आपको जब देखोगे आपके भाई मैंने कहाँ सेव किया, तो उसके बाद में क्या लगाएगा, result.doc लगाएगा। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम DOC को फाइल एक्सटेंशन। जैसे PDF है। ठीक है दोस्तों, PDF जो है हम PDF बोलते हैं पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। ठीक है, तो PDF पर नाम जरूर होता है या कोई जैसे न्यू उस तारीख का नाम .pdf। ठीक है, आप देखना ये करके। तो दोस्तों MS वर्ड ऑफिस 2007 में जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपने कंप्यूटर में वर्ड की एक नई फाइल बनाएं और सेव एस पर क्लिक करें तो आपको वहाँ .doc ही लिखा मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि MS वर्ड का एक्सटेंशन .doc ही है। ठीक है, DOC। पांचवा सवाल है भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। दोस्तों संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन या संचार। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। ऑप्शन फर्स्ट उदासीनता, ऑप्शन सेकंड उग्रता, ऑप्शन थर्ड जो है कूट लेखक या एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर 4 कूट लेखक कूटानुवादक या डिकोडर अनुबंध। दोस्तों पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज बहुत हार्ड आती है, इसलिए मैं व्याख्या भी लेके आता हूँ जिससे कि आप समझ सकें। तो फ्रेंड्स भावबोधक संप्रेषण जो प्रेरित होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी उग्रता पर। ठीक है, उग्रता आप जानते होंगे, जब कोई गुस्से में आदमी उग्र हो जाता है तो उसको बोलते हैं उग्रता। उग्रता के कारण भावबोधक संप्रेषण प्रेरित होता है। छठा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। पहला ऑप्शन है आर्द्र स्थल वेटलैंड्स, दूसरा ऑप्शन फोम उद्योग, तीसरा ऑप्शन तापीय विद्युत संयंत्र और चौथा ऑप्शन सीमेंट उद्योग। दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लेवल का है। ठीक है, मीथेन गैस का नाम है। मीथेन कहाँ का बनती है आप इसको समझ लें आज। ठीक है दोस्तों, मीथेन की जो गैस होती है वह जैसे गुफाओं में बनती है। ठीक है, जहाँ पर चमगादड़ वगैरह होती हैं वो मीथेन गैस स्रावित करती हैं। और धान के खेतों में जब पानी भरा जाता है दोस्तों वो वहाँ पर भी मीथेन गैस स्रावित होती है। ठीक है, और जो गीले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ थोड़ा पानी भरा होता है तो वहाँ पर भी मीथेन गैस का स्रोत वो बन जाता है। तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर है मीथेन गैस मानव जनित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्द्र स्थल। आर्द्र मतलब गीला, स्थल या वेटलैंड्स माने भीगा हुआ क्षेत्र। मीथेन वैश्विक तापन को बढ़ाने वाला प्रमुख कारक है। वैश्विक तापन मतलब होता है हरित गृह। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। यह एक कार्बन गैस है जिसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। मीथेन का स्रोत आर्द्र स्थल वेटलैंड्स है। सातवां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। सीसा, पारा, कैडमियम या जिंक। जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी।
तो फ्रेंड्स इस सवाल का जो सही आंसर है वो है पारा। ठीक है, पारा जो है सबसे भारी धातु है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जापान में मिनामाता आपदा का प्रमुख कारण पारा था, जो कि समुद्र जल में घुले पारा का मछलियों द्वारा सेवन तथा उन्हीं मछलियों को लोगों के खाने के कारण हुआ था। 8वां सवाल, नागोया उपसंधि या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया उपसंधि या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जलवायु परिवर्तन, सेकंड ओजोन क्षय, थर्ड खतरनाक अपशिष्ट या फोर्थ जैव विविधता। दोस्तों हर एक बार ऐसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रोटोकॉल के। ठीक है, 5-6 प्रोटोकॉल हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। पृथ्वी सम्मेलन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नागोया प्रोटोकॉल ये जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को जापान में हुई, जो जैव विविधता से संबंधित है। इस उपसंधि के तहत जेनेटिक संसाधनों तक पहुंच तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभ का समतापूर्वक वितरण का प्रावधान किया गया है। 9वां सवाल देखते हैं। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, सेकंड केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, थर्ड केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, या फोर्थ योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभावी और स्थायी शिक्षा वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा ग्रहण करने वाले के पास योग्यता तथा प्रेरणा दोनों का होना आवश्यक है। इसके वांछित स्तर के कारण ही योग्य छात्र तैयार होते हैं। 10वां सवाल देखते हैं। नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। तो आपको इनमें से जो लक्षण हैं उनको पहचानना है। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिगमकर्ता का मतलब होता है जो विद्यार्थी। ठीक है, अधिगमकर्ता का अध्यापक के प्रति सम्मान। दूसरा अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर। तीसरा अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। चौथा अधिगमकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर। पांचवा अधिगमकर्ताओं के अंत वैयक्तिक संबंध का स्तर। छठा अधिगमकर्ता का समाज के बारे में दृष्टिकोण। दोस्तों प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानना है आपको। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत है। ठीक है, सेकंड सही है, अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर। तीसरा ठीक है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, यानी कि कोई बच्चा बीए से एमए में आया है तो उसका पूर्व ज्ञान कितना है, बीए का ज्ञान कितना है सब्जेक्ट के अनुसार। चौथा ठीक है, अधिगमकर्ता की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, अभिरुचि यानी कि रुचि कितनी है। और ऑप्शन नंबर 6 अधिगमकर्ता का समाज के बारे में क्या दृष्टिकोण है। ये जो है 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये प्रभावी शिक्षण को के तत्व होते हैं। प्रभावी शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें अधिगमकर्ता सीखने के उच्चतम बिंदु पर होता है। प्रभावी शिक्षण में सहायक कुछ तत्व निम्नलिखित होते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता का स्तर, पूर्व अनुभव, अभिरुचि का स्तर, अधिगमकर्ता का समाज के बारे में दृष्टिकोण। 11वां सवाल, रैम पद का क्या अभिप्राय है।
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी पद का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। सेकंड, मेमोरी जिसे केवल लिखाई जा सकता है। तीसरा, मेमोरी जिसको स्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। रैम पद का अभिप्राय मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। 12वां सवाल है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। सेकंड, वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री। थर्ड, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन नंबर 4, सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। क्योंकि दोस्तों श्रव्य का मतलब होना है सुनना। ठीक है, तो श्रवण माने सुनना, उच्चारण जब कोई सुनेगा तो कोई ना कोई तो उसे बोलेगा तभी तो कोई सुनेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मेरा उच्चारण जो आपको पता पड़ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कौशल में वृद्धि होती है। ठीक है, इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों में पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार की सहायक सामग्री के प्रयोग से किसी भी विषय वस्तु के बारे में सुना व देखा जा सकता है, जिससे अधिगम क्रिया आसानी से हो जाती है। 13वां सवाल है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? यानी कि जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन इंफोटेनमेंट, दूसरा ऑप्शन एजुटेनमेंट, तीसरा ऑप्शन मनोरंजन या चौथा ऑप्शन ज्ञानोदय। तो फ्रेंड्स, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण जो होता है वो एजुटेनमेंट, ठीक है, के सिद्धांत पर आश्रित होता है। जैसे कि आप नाटक वगैरह देखते होंगे, फिल्म वगैरह देखते होंगे, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है मनोरंजन। मनोरंजन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में एजुटेनमेंट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण एजुटेनमेंट के सिद्धांत पर आश्रित होता है। 14वां ऑप्शन सवाल है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार सही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आपने संचार की यूनिट पढ़ी होगी तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि जो संचार होता है उसके तत्व एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। संप्रेषण, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, संदेश। माध्यम, संप्रेषण, संदेश, रिसीवर, प्रभाव। संप्रेषण, संदेश, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, या संदेश, संप्रेषण, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। तो फ्रेंड्स, जो संचार के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप उसके बाद में ऑटोमेटिक लगा दोगे। सबसे पहले जो होता है दोस्तों, एक संप्रेषण होता है, यानी कि भेजने वाला। ठीक है, यानी कि आप किसी को मैसेज भेजो तो आप जो होगे वो होगे भेजने वाले। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, आप संदेश टाइप करोगे, क्या मैसेज उसको भेजना है। ठीक है, उसके बाद में क्या माध्यम है, जैसे कि माध्यम जो है वो फ़ोन वगैरह है। ठीक है, तो माध्यम क्या हो गया, फ़ोन वगैरह हो गया, उसके माध्यम से भेज रहे हो आप।
और उसके बाद में जब वो भेज देगा, जब वो कहता है मैसेज सेंड, ठीक है, तो कहाँ पहुँचता है, रिसीवर के पास में, जहाँ आप पहुँचाना चाहते हो। तो रिसीवर के पास पहुँच गया। रिसीवर क्या करेगा, जैसे आपने भेजा हाय, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, हाय भेजेगा, ठीक है। वो क्या हो गया, फीडबैक, रिएक्शन या प्रभाव। तो दोस्तों आपने यहाँ अगर समझ लिया होगा मैंने जो बनाया है, तो उसके अनुसार आप ऑप्शन नंबर 3 को सही कर दोगे, ठीक है। संप्रेषण, संदेश, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। संक्षेपण, संप्रेषण, संदेश, माध्यम, ठीक है, संप्रेषण, संदेश, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। 15वां सवाल देखते हैं। एक कार्यशाला होती है, कार्यशाला में क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन। दूसरा ऑप्शन किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक। तीसरा ऑप्शन किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक जो कार्यशाला होती है यानी कि वर्कशॉप उसको बोलते हैं। वर्कशॉप के जो लक्षण हैं दोस्तों, वह एक निश्चित टॉपिक पर होती है, ठीक है, और 7 से 10 दिन के बीच में होती है वर्कशॉप। बच्चों को जो शामिल होते हैं, ठीक है, उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं और लास्ट में क्या होता है, वो एक टॉपिक पर जो अपनी कुछ सिनॉप्सिस वगैरह लिख कर लाते हैं और जो है प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त ज्ञान पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त ज्ञान अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है। 16वां सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दोस्तों मैंने बताया पहले आपको नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के लिए। अब ये है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये एग्जाम में आ चुका है। पहला ऑप्शन ओजोन अपक्षय, दूसरा ऑप्शन खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और नाभिकीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि पर पूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल में जापानी शहर का नाम दिया गया था, ठीक है, यानी कि जापानी शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिसमें दिसंबर 1997 में इसे अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य गैसों के उत्सर्जन को कम करना था जो इसमें योगदान करते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग में जो गैस होती हैं उनके उत्सर्जन को कम करना, जैसे कार्बन को कम करना है। 2005 के बाद से प्रोटोकॉल ने 6 के उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी कि 6 गैसों, ठीक है, के लिए बुलाया। प्रतिबद्धता अवधि यानी कि कब तक, 2012 तक के दौरान 41 देशों में ग्रीन हाउस गैसों और यूरोपीय संघ के 1990 के स्तर से 5.2% कम है। यह व्यापक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण संधि के रूप में बातचीत के रूप में स्वागत किया गया था इसको। हालांकि कुछ आलोचकों ने इसकी प्रभावशीलता पर प्रभाव उठाया है, यानी कि दोस्तों इसको 2008-12 तक देखना था, ठीक है, कि 1990 के स्तर तक कैसे जो कार्बन का जो जलवायु का जो स्तर था वो कितना था, ठीक है। 17वां सवाल है, संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है। पहला ऑप्शन संदेश, दूसरा ऑप्शन माध्यम निर्माण का, तीसरा ऑप्शन अर्थ की सटीकता का, चौथा ऑप्शन सूचना और मनोरंजन का। तो फ्रेंड्स संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है। दोस्तों इस
सवाल का सही आंसर है वो है माध्यम निर्माण का। ठीक है, संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है माध्यम निर्माण का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संकेत को माध्यम निर्माण का द्वितीय उत्पाद माना जाता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण प्रक्रिया का द्वितीय चरण माध्यम सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद संकेतक को माना जाता है। 18वां सवाल, गुणात्मक शोधकर्ता खाली स्थान है बीच में की और मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा? पहला ऑप्शन साक्ष्य पर जोर, दूसरा ऑप्शन अनुभववाद पर जोर, तीसरा ऑप्शन हास्यवाद पर जोर, चौथा ऑप्शन सृजनात्मकता के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति। तो फ्रेंड्स, गुणात्मक शोधकर्ता किस और मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हास्यवाद, रिडक्शंस। ठीक है, रिडक्शनिज्म, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुणात्मक शोधकर्ता हास्यवाद की और मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। 19वां सवाल, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई थी? यूजनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूजनेट, सेकंड एक्स्ट्रानेट, थर्ड अर्पानेट और चौथा इंट्रानेट। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट से हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास से किया गया। अर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है जिसमें 4 दूरस्थ कंप्यूटर आपस में जोड़े गए थे, यानी कि 4 जो दूर दूर रखे कंप्यूटर थे उनको जोड़ा गया था। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के समूह का नहीं है? यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, जो कंपनी है, वो कौन कौन से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उनमें इन चारों में से कौन सा नहीं है? जैसे पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और चौथा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। दोस्तों, वैसे तो ये चारों ही ऑप्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, परंतु प्रश्न जो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे ठीक है, उसमें भी फिर सॉफ्टवेयर होते हैं अंदर भी, तो उसमें समूह का हिस्सा नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उस समूह का नहीं है। जबकि ऑफिस में एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, पब्लिशर होता है, ठीक है, ये होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें 4 मुख्य प्रोग्राम शामिल होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर और वर्ड। 21वां सवाल देखते हैं। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? मौलिक शोध, ठीक है दोस्तों, मौलिक शोध होता है, एक होता है विवृत, एक होता है एक्शन एप्लाइड। मौलिक होता है इंग्लिश में फंडामेंटल, तो इसमें क्रियापरक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, दार्शनिक शोध या ऐतिहासिक शोध, इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन है, प्रश्न है मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है अनुप्रयुक्त शोध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौलिक शोध वस्तुत व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित होता है जो वृद्ध ज्ञान तथा समझ से जुड़ा है। इस प्रकार को शोध विज्ञान तथा इंजीनियरिंग जैसे संभागों में देखने को मिलता है। इसमें अनुप्रयुक्त शोध की प्रवृत्ति प्रयुक्त होती है।
22वां सवाल, शोध का मुख्य ध्येय क्या है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य ध्येय क्या है। पहला ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा करना, दूसरा ऑप्शन पहले से ज्ञात का सारांश करना, तीसरा ऑप्शन अकादमिक उपाधि या डिग्री प्राप्त करना, या चौथा ऑप्शन है नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो शोध या अनुसंधान रिसर्च का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना होता है। शोध का मुख्य लक्ष्य नए तथ्यों की खोज कर है। इस दौरान शोधकर्ता ज्ञान तथा तथ्यों की व्याख्या भी करता है, जिससे ऐसे तथ्यों से जुड़े नवीन ज्ञान का संप्रेषण होता है। 23वां सवाल, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं। जो वैज्ञानिक शोध होता है, साइंटिफिक रिसर्च, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आपका सामने ऑप्शन फर्स्ट है सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण, सिद्धांतीकरण। दूसरा ऑप्शन सामान्यीकरण, सहविचरण, सिद्धांतीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण। तीसरा ऑप्शन सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सहविचरण। चौथा ऑप्शन भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण या सहविचरण। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण और सहविचरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 24वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाएं। दोस्तों हर बार एग्जाम में आता है इस सवाल, ठीक है, क्योंकि आईसीटी है, इससे संबंधित 5 सवाल आते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका हमको जो है, हम सभी को क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो यूनिट है, ठीक है, आप जैसे अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो आप ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता होता वो है, हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो यूनिट है वो होती है विट, ठीक है, विट को बोलते हैं सबसे। और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, ठीक है। 1024 बाइट बराबर 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1024 MB बराबर होता है 1 GB, ठीक है, गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 TB यानी कि टेराबाइट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का कितना लक्ष्य है। आप सामने 4 ऑप्शन है, 20%, 30%, 40% या 25%, 50%। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है 40%, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का लक्ष्य 40% रखा गया है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा बड़ा उत्सर्जक है। वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 25% है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य रखा गया है।
26वां सवाल है, संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? संवेग, ज्ञान, भ्रांति या पलायनवाद? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। व्याख्या, संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित मामले शामिल होते हैं, जबकि संवेग, भ्रांति व पलायनवाद से संबंधित मामले शामिल नहीं होते। 27वां सवाल आपके सामने, प्रथम वेब ब्राउज़र है। पहला ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा ऑप्शन नेटस्केप, तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब, चौथा ऑप्शन फायरफॉक्स। तो फ्रेंड्स प्रथम वेब ब्राउज़र जो है वो है नेटस्केप। ठीक है, नेटस्केप ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 28वां सवाल है, सैम्पलिंग केसेस का आशय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सैम्पलिंग में सैम्पलिंग ढांचे का प्रयोग। सेकंड, शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान। तीसरा, शब्द शोधार्थी का ब्रीफकेस। चौथा ऑप्शन, लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम आदि की सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स सैम्पलिंग केसेस का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम आदि की सैम्पलिंग। सैम्पलिंग केसेस से तात्पर्य है लोगों, समाचार पत्रों, टेलीविजन कार्यक्रम आदि की सैम्पलिंग से है, जिसका उपयोग शोध, योजना निर्माण आदि में किया जाता है। 29वां सवाल है, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भावात्मक क्षेत्र से। सेकंड, ज्ञानात्मक क्षेत्र से। थर्ड, सहजात्मक क्षेत्र से। चौथा जो है मनश्चालक क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उससे शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका नाम है भावात्मक क्षेत्र से। साधारणतः अभिवृत्ति का तात्पर्य एक निश्चित परिपाटी में विचार करने से लिया जाता है। इस अर्थ में शिक्षक की अभिवृत्ति का उसके शिक्षण पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभिवृत्ति का निर्माण समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान होता है। अतः यह चेतन अथवा अचेतन दोनों ही रूपों में भावात्मक क्षेत्र से गहरे स्तर पर संबंध होता है। और हमारा लास्ट सवाल है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है। पहला ऑप्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला या सिंपोजियम। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका सेमिनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेमिनार या संगोष्ठी छात्रों एवं शिक्षाविदों के बीच की एक अंतक्रिया को संभव बनाती है। सेमिनार में किसी शिक्षा संबंधी विषय पर प्रस्तुति हेतु शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। छात्र अथवा श्रोतागण सेमिनार के द्वारा न केवल विषय के विविध रूपों से अवगत होते हैं बल्कि शिक्षाविद से पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सिंपोजियम शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रयुक्त किए जाने वाले उपागम होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आंसर किसकी रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।